Hello friends, I am Hirendra Singh. I welcome you all to this session of Raghuvansh English Learning and Improvement Classes. आज के इस वीडियो में हम लोग do, does, did, has, have और had के प्रयोग के बारे में देखेंगे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में do और does का प्रयोग किया जाता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में डिड को सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग किया जाता है। उसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज और हैव को सहायक क्रियाओं के रूप में प्रयोग किया जाता है और इनके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। उसी तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से यह देखने में तो सारी सहायक क्रियाएं प्रतीत होती हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग इनका डिफरेंट यूजेस देखेंगे कि किस प्रकार से ये डू, डज, डिड, हैज, हैव ये मेन वर्ब के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं और इस रूप में प्रयोग किए जाने पर उनका अर्थ क्या हो जाता है। तो अब आप देखिए, हम लोग शुरू करें। यूज ऑफ डू, डज, डिड एज एन ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी का मतलब होता है सहायक क्रिया के रूप में। तो सबसे पहले हम इन तीनों का प्रयोग हम देखेंगे सहायक क्रिया के रूप में कैसे प्रयोग किए जाते हैं। हमने सेंटेंस बनाया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया। डू यू गो ऑन ए मॉर्निंग वॉक डेली? क्या आप मॉर्निंग वॉक रोज घूमने जाते हैं? क्या आप रोज सुबह घूमने जाते हैं? क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, डू हमने पहले लगा दिया। इसी तरह से सेकेंड में नो, ही डज नॉट गो टू सिनेमा ऑफन, वेरी ऑफन। ही डज नॉट गो टू ए सिनेमा वेरी ऑफन। वो अक्सर सिनेमा नहीं जाता है। यहां देखा हमने ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसलिए हमने डजंट या डज नॉट का प्रयोग कर दिया। दूसरा सेंटेंस हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस का लिया है, जिसमें कि फादर डिड नॉट गो टू ऑफिस टुडे। पिताजी आज ऑफिस नहीं गए, और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस हो गया है। अब हम इस डू और डज डिड का हम मेन वर्ब के रूप में इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। अर्थात डू माने करना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक वचन के साथ डज, बहुवचन के साथ डू, और उसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करना के अर्थ में किया या करता था के अर्थ में हम डिड का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस में देखेंगे कि किस प्रकार से करना के लिए हम डज या डू का प्रयोग करते हैं। ही डज ऑल हिज हाउस वर्क। वो अपना घर का सारा काम करता है। ही डज, यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डज माने करता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंगुलर में हम डज का प्रयोग करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं। दे डू हार्ड वर्क टू अर्न दियर लिविंग। वे जीविका चलाने के लिए कठिन काम करते हैं। डू अर्थात यहां करना के अर्थ में आया। थर्ड सेंटेंस हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का लिया हमने। दिस चाइल्ड, इस बच्चे ने, डिड माने किया, ऑल द होमवर्क, सारा काम, हिमसेल्फ माने स्वयं। इस बच्चे ने सारा काम, सारा होमवर्क अपने स्वयं किया था, सारा काम स्वयं किया। तो इस तरह से हमने देखा कि ये डू डज डिड मेन वर्ब के रूप में अर्थात मुख्य क्रिया के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। इसको मेन वर्ब या फुल वर्ब के रूप में भी जाना जाता है। तीसरा प्रयोग डू और डज का हम करते हैं। डू, केवल डू, ये रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है। डज तो नहीं, बल्कि डू जो है वो रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है। रिक्वेस्ट हम सामने वाले से करते हैं, सेकंड पर्सन से करते हैं, अर्थात यू के लिए, यू के साथ करते हैं। इसलिए हम यहां पे डू एज रिक्वेस्ट या आग्रह, अनुरोध जिसको कहते हैं, अनुरोध करने के अर्थ में अर्थात कृपया के अर्थ में या अनुरोध के अर्थ में भी हम सामने वाले को डू का प्रयोग करते हुए सेंटेंस उसके सामने बोलते हैं। जैसे हमने कहा, डू कम टू माई बर्थडे प्रोग्राम। हमारे सामने कोई हमारा रिलेटिव है, हमारा कोई फ्रेंड है, हम उससे कह रहे हैं कृपया मेरे बर्थडे प्रोग्राम में या जन्मदिन कार्यक्रम में पधारिएगा। उसी तरह से डू बी क्वाइट। डू कृपया, बी माने हो जाइए, क्वाइट माने शांत, कृपया शांत हो जाइए। तो हम किसी को अगर किसी प्रकार से हम कृपया के अर्थ में हम कोई सेंटेंस बोलें तो हम कहेंगे डू ग्रेस द ओकेजन ऑफ द इंडिपेंडेंस डे।
कृपया इंडिपेंडेंस डे का प्रोग्राम आप सुशोभित करें। तो डू का प्रयोग हमने देखा सेंटेंस के शुरू में करेंगे और इसका मतलब होता है कृपया। फोर्थ टाइप के सेंटेंस हम देखेंगे डू, डज, डिड टू एम्फेसाइज वंस वर्ड्स, अर्थात अपनी बात को हम जब जोर दे के कहने लगे तो उसमें डू और डज का प्रयोग हम मुख्य क्रिया के साथ ही करते हैं। जैसे वह स्कूल जाता तो है, ही डज गो टू स्कूल, यहां हमने गो भी लगाया और डज भी लगाया। वह स्कूल जाता है एक नॉर्मल वे में हमने कह दिया वह स्कूल जाता है, लेकिन वह स्कूल जाता तो है, ही डज गो टू स्कूल डेली, ही शी डज गो टू टेम्पल डेली, वह रोज मंदिर जाती तो है। अर्थात हम जोर देके कह रहे हैं, स्ट्रेस दे रहे हैं, एम्फेसाइज कर रहे हैं। सेकंड सेंटेंस में आई डू अटेंड द क्लास रेगुलरली, मैं नियमित रूप से कक्षा अटेंड करता तो हूं, मैं नियमित रूप से अपनी कक्षा अटेंड तो करता हूं। और तीसरे में हमने देखा शी डिड स्पीक द ट्रुथ, उसने सत्य बोला तो, ये पास्ट टेंस में कहा गया है, डिड और स्पीक द ट्रुथ। यहां देखिए डिड के बाद हमने स्पीक का प्रयोग किया, डिड के साथ स्पोक नहीं किया जाता है, स्पोक नहीं लगाया जाता है, सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। वैसे तो जनरली हम सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, अगर हम यूजुअल वे में कहते हैं तो ये कहते हैं शी स्पोक द ट्रुथ, उसने सत्य बोला। लेकिन जब उसने सत्य तो बोला या सत्य बोला तो कहेंगे तो सहायक क्रिया लगाएंगे, शी डिड स्पीक द ट्रुथ, उसने सत्य तो बोला। डू, डज और डिड का हम लास्ट या फिफ्थ टाइप ऑफ सेंटेंस में प्रयोग कैसे करते हैं? टू अवॉइड रेपिटिशन एंड एम्फेसाइज द सेंस, मतलब भाव की आवृत्ति को बचाने के लिए, सेंटेंस की आवृत्ति को बचाने के लिए और जोर देकर किसी बात को कहने के लिए भी हम डू, डज और डिड का प्रयोग सेंटेंस में करते हैं। लेकिन वो उसका फ्रेमिंग ऑफ द सेंटेंस कैसे होगा, उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, वो हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में। जैसे पहले हमने देखा ही लाइक्स टू प्ले इन द इवनिंग, वो शाम को खेलना पसंद करता है। सो डू आई, ठीक वैसे ही मैं भी, अर्थात मैं भी शाम को खेलना पसंद करता हूं। वो शाम को खेलना पसंद करता है, वैसे ही मैं भी। अब पूरा सेंटेंस मैं भी खेलना पसंद करता हूं इसको लिखने की बजाय उसको हमने शॉर्ट में कह दिया जोर देने के अर्थ में, सो डू आई, वैसे ही मैं भी। दूसरा टाइप ऑफ सेंटेंस, ये तो प्रेजेंट टेंस में था, अब ये पास्ट टेंस में है। रवि वर्कड वेरी सिंसियरली, रवि ने बहुत ही ईमानदारी से काम किया। सो डिड हिज सिस्टर, ठीक वैसे उसकी बहन ने भी ईमानदारी से ही काम किया, सो डिड आ गया। यहां पर डू और यहां पे डिड का प्रयोग पास्ट टेंस में हुआ है। तीसरा सेंटेंस देखेंगे, फादर टीचेस हिज चिल्ड्रन, फादर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। सो डज द मदर, उसी तरह से मां भी, डज यहां आया क्योंकि मदर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए उसके साथ प्रेजेंट टेंस में हम डज का प्रयोग करते हैं। ठीक वैसे ही उसकी मां भी, अर्थात उसकी मां भी वैसे ही उसको पढ़ाती जैसे उसके पिताजी। चौथे प्रकार के सेंटेंस देखिए, आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ म्यूजिक, मैं इस प्रकार की म्यूजिक को पसंद नहीं करता हूं। नॉर डज माई फादर, ना तो मेरे पिताजी ही इस ऐसी म्यूजिक को पसंद करते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि जोर देने के अर्थ में हम डू और डज का प्रयोग या डिड का प्रयोग सेंटेंस को छोटा बनाने के लिए, भाव पूरा रखने के लिए और सेंटेंस को छोटा बनाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद देखिए, इफ आई डू फाइंड योर बुक, ये भी जोर देने की अर्थ में किया गया है, अर्थात मुझे आपकी पुस्तक मिली तो नहीं, लेकिन यदि मैं तुम्हारी पुस्तक प्राप्त कर लेता हूं तो आई विल सेंड इट टू यू, तो मैं इसे तुम्हें भेज दूंगा। अब देखिए यहां विल का प्रयोग हुआ है फ्यूचर टेंस में और यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ है। तो अभी जो चीज नहीं हुई है, अगर ऐसा हो जाएगा तो उस प्रकार से काम किया जाएगा। तो दो काम अगर फ्यूचर टेंस में हो रहे होंगे तो जो काम पहले होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक वैसे ही यदि पुस्तक मिल जाएगी, अगर अर्थात यदि मैं पुस्तक पा जाता हूं तो मैं इसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। दूसरा सेंटेंस देखेंगे, हु ब्रोक द विंडो, विंडो को किसने तोड़ा। यहां पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया हमने, जो कि पास्ट टेंस में है, जबकि इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग डिड आना चाहिए था, लेकिन हु के साथ और
सब्जेक्ट के साथ इंडेफिनिट टेंस में, सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग जैसे डू डस नहीं करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, वैसे ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड का प्रयोग नहीं करते हैं। खिड़की को किसने तोड़ा, हु डिड नहीं कहा जाएगा। आई डिडंट, मैंने तो नहीं। वेल, हु डिड ब्रेक इट, यहां देखिए हु डिड ब्रेक इट यहां आ गया है, जबकि हमने पहले बताया कि हु के साथ डिड का प्रयोग नहीं किया जाता, और यहां लिखा हुआ हु डिड ब्रेक इट। लेकिन जब किसी बात को जोर देने के लिए कहा जाता है तो किसने तोड़ा, अर्थात किसने तोड़ा, ये तो हम सामान्य वे में, नॉर्मल वे में कहते हैं, लेकिन अगर हम इसको जोर दे के कहें, एम्फेसाइज करें इसी बात को, तो हम कहेंगे हु डिड ब्रेक इट, तो किसने तोड़ा, मैंने तो नहीं, तो फिर किसने तोड़ा। यह प्रश्न के रूप में यह सेंटेंस लिखा गया है। अब देखिए तीसरे प्रकार का सेंटेंस उसी जोर देने के अर्थ में या बात को क्लियर करने के लिए, जैसे हम कहते हैं आई डिडंट, शॉर्ट में हम कहते हैं आई डिडंट टेक योर पेन, मैंने तुम्हारा पेन नहीं लिया। इसको कहने की बजाय हमें बोलना चाहिए आई डिड नॉट टेक योर पेन। इसका मतलब क्या, दोनों में क्या फर्क है, ये शॉर्ट में कह दिया और ये इसको डिड नॉट फुल फॉर्म में हमने कह दिया डिड नॉट, तो इसका अर्थ बदल गया। डिडंट हम कहते हैं, डिडंट की जगह हम डिड नॉट का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हर जगह नहीं। शॉर्ट में कहने का मतलब कि हमने बहुत ही नॉर्मल वे में इस सेंटेंस को बोला है, लेकिन हम किसी बात को जोर दे के बोलेंगे आई डिड नॉट टेक योर पेन, मैंने तुम्हारी पुस्तक नहीं ली, तो इस प्रकार से जोर देने के अर्थ में हम डिड नॉट का प्रयोग करते हैं, डिडंट का प्रयोग नहीं करेंगे। ये ध्यान रखेंगे, ये इसकी स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ दिस सेंटेंस है। अब इस प्रकार से हमने डू डस और डिड का प्रयोग देख लिया। अब हम देखेंगे कि हैज, हैव और हैड का प्रयोग कहां किया जाता है। निश्चित रूप से हम जानते हैं कि हैज है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और हैड पास्ट टेंस के, पास्ट परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि टीचर हैज टॉट अस टेंसेस, अध्यापक ने हमें टेंसेस पढ़ा दिया है, हैज टॉट। वी हैड रिवाइज्ड द कोर्स, हमने कोर्स का रिवीजन कर लिया था, पास्ट परफेक्ट टेंस में है। वी हैड रिवाइज्ड द कोर्स बिफोर द एनुअल एग्जाम्स, एनुअल एग्जाम शुरू होने से पहले। तो यहां पर ये अब मेन वर्ब्स के रूप में इसका प्रयोग कैसे किया जाएगा, टू इंडिकेट पोजीशन और रखना, पास होना या अधिकार करने के अर्थ में मुख्य क्रिया के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। टू इंडिकेट पोजीशन, ये तो हो गया हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और ये हो गया हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस। लेकिन पोजीशन पास में रखना, अधिकार करना, किसी वस्तु पर होना, आई हैव ए हाउस, दे हैव ए ग्रैंड बिल्डिंग, शी हैज ए ऑफिस, शी हैज एन ऑफिस, इट्सेट्रा, दे हैव ए कार। तो इस प्रकार से रखना के अर्थ में हम हैज, हैव, हैड का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट टेंस में हैज, हैव रखता है, रखती है, रखते हैं, और रखता था, रखते थे, रखती थी, इनके लिए हम हैड का प्रयोग करेंगे। जैसे एक एक करके देखेंगे, माई फादर हैज ए कार, मेरे पिताजी के पास एक कार है, अर्थात वो एक कार रखते हैं। दे हैव अ ब्यूटीफुल हाउस, उनके पास यहाँ हैव का प्रयोग आ गया क्योंकि माई फादर सिंगुलर था, हैज, तो दे बहुवचन में आ गया प्लूरल नंबर में, तो दे हैव अ ब्यूटीफुल हाउस, उनके पास एक सुंदर मकान है। शी हैड ए डॉग, अब देखिए यहाँ पास्ट टेंस में आ गया, हैड माने उसके पास था या वो रखती थी, एक डॉग माने एक कुत्ता, एट हर हाउस अपने घर पर, लास्ट ईयर उसके पास लास्ट ईयर घर पर एक कुत्ता था। चौथा सेंटेंस देखिए, हेल्प, इसको हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लिखा है, हाउ मेनी बुक्स हैव यू गॉट। अब यहां पर देखिए गॉट हमने लगा तो दिया, ये ब्रिटिश वे ऑफ स्पीकिंग है, वैसे जरूरी नहीं था कि ये ब्रिटिश वे ऑफ स्पीकिंग है, वो गॉट लगाते हैं। हैव यू एनी पेन, जैसे हम लोग कहें हैव यू एनी पेन विद यू, ब्रिटिश के लोग कहते हैं, ब्रिटेन के लोग, हैव यू गॉट एनी पेन दिस टाइम, क्या आपके पास इस समय कोई पेन है। हैव यू गॉट एनी हाउस, डू यू हैव एनी हाउस, या हैव यू गॉट एनी हाउस। तो अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश स्पीकिंग में डिफरेंस है, वे रखना के अर्थ में हम गॉट का प्रयोग करते हैं। हाउ मेनी बुक्स हैव यू गॉट, कितनी पुस्तकें तुम्हारे पास हैं, या हम यहाँ भी कह सकते थे, क्वेश्चन मार्क यहाँ लगा सकते थे, लेकिन ब्रिटेन में हम गॉट का प्रयोग वे लोग करते हैं, तो हमें इस तरह से बोलना पड़ता है।
डज योर फादर हैव ए बाइसिकल। अब यहाँ देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या तुम्हारे पिताजी के पास एक बाइसिकल है। यहाँ हैव आया, हैव माने रखना, क्या उनके पास है एक बाइसिकल। ये अमेरिकन स्टाइल है, अमेरिकन, ये अमेरिकन, यहाँ गॉट नहीं आया, है वही चीज। डज योर फादर हैव ए बाइसिकल या हैज योर फादर गॉट ए बाइसिकल, ये अंग्रेजी में, ये ब्रिटिश वे में हम कह सकते थे, हैज योर फादर गॉट ए बाइसिकल। और अगर हम डू डज हेल्पिंग वर्ब के रूप में लेंगे तो मुख्य क्रिया यह है हैव। डज योर फादर हैव ए बाइसिकल। तो ये तो हो गया पोजीशन के अर्थ में, अधिकार के अर्थ में। हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, दिस हाउस हैज 5 रूम्स। इस घर में 5 कमरे हैं। हम इसको देयर आर 5 रूम्स या दिस हाउस हैज 5 रूम्स, ये दोनों प्रकार से सेंटेंस को हम लिख सकते हैं। तीसरा है विद मीनिंग ऑफ टेक, रिसीव या एक्सपीरियंस। कहने का मतलब यह है कि हैव का प्रयोग टेक के अर्थ में भी होता है, लेना। आई टेक माई ब्रेकफास्ट, आई हैव माई ब्रेकफास्ट। अब टेक माने लेना, आप आई टेक माई ब्रेकफास्ट भी कह सकते हैं या आई हैव माई ब्रेकफास्ट जैसे। और टेक लेने के अर्थ में, प्राप्त करने के अर्थ में और एक्सपीरियंस रखने के अर्थ में। जैसे डू यू हैव कॉफी और टी फॉर ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में क्या आप कॉफी लेते हैं या चाय। तो लेने के अर्थ में यहां देखिए हैव का प्रयोग हुआ, क्या आप चाय या कॉफी ब्रेकफास्ट में क्या लेते हैं। दूसरा सेंटेंस देखा, आई हैव रेगुलर फोन कॉल्स ऑफ माई फादर। मेरे पिताजी का फोन कॉल्स रेगुलर मुझे प्राप्त होता है। यहां रिसीव करने के अर्थ में यहां आया हैव, यहां आया है टेक के अर्थ में, लेना के अर्थ में हैव, यहां रिसीव करने के अर्थ में प्राप्त करना। और यहां पे देखिए हिज ग्रैंडफादर हैड अ ग्रेट नॉलेज, हैड ए ग्रेट नॉलेज, ए ग्रेट नॉलेज। हिज ग्रैंडफादर हैड ए ग्रेट नॉलेज ऑफ हिस्ट्री। उनके पिताजी को, उनके दादाजी को इतिहास का बहुत महान ज्ञान था। तो यहाँ हैड का प्रयोग किया गया है, अर्थात एक्सपीरियंस, यहाँ एक्सपीरियंस के अर्थ में है। तो इस प्रकार से हम टेक, रिसीव और एक्सपीरियंस के अर्थ में भी हम हैज, हैव या हैड का प्रयोग करते हैं। ये हमने तीनों देख लिया। यहाँ हैव का प्रयोग हुआ, हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है। डज शी हैज ए बाइसिकल, उसके पास एक बाइसिकल है। माई फादर हैज ए कार, मेरे पिताजी के पास एक कार है। तो इस तरह से हैज रखना के अर्थ में, लेने के अर्थ में तथा अनुभव करने के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। हैव का प्रयोग, डिफरेंस बिटवीन द यूज ऑफ हैव फॉर हैबिचुअल, जनरल एंड टू ए पर्टिकुलर सिचुएशन। विभिन्न सिचुएशंस में हैव का प्रयोग क्या, किस प्रकार से अंतर को व्यक्त करता है। हैबिट के लिए उसी हैव के प्रयोग में क्या अंतर आ जाता है, जब वो जनरल स्थिति को दर्शाता है तब क्या स्थिति में अंतर आ जाता है, और जब वो किसी विशेष स्थिति को दर्शाता है तब हम उस प्रकार के सेंटेंसेस को कैसे लिखेंगे। जैसे डू यू हैव मच टाइम फॉर प्लेइंग गेम्स। इसका मतलब कि नियमित रूप से, रेगुलरली, क्या आपके पास पर्याप्त समय खेलने के लिए रहता है। डू यू हैव मच टाइम, क्या आपके पास अधिक समय रहता है फॉर प्लेइंग गेम्स, अर्थात रोजाना, यूजुअली, फ्रीक्वेंटली, डेली। दूसरे सेंटेंस में देखिए ही हैज टाइम टू प्ले गेम्स आफ्टर स्टडी। लेकिन अब यहां पे ही हैज का प्रयोग हुआ है, हैव के स्थान पर हैज का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। उसके पास समय होता है खेलने के लिए आफ्टर स्टडी, अर्थात वो आदत है उसकी खेलने की, वो स्टडी के बाद वो खेलता है। ही हैज टाइम टू प्ले गेम्स आफ्टर स्टडी, मतलब कि उसकी आदत है, ये आदत दिखाता है कि वो खेलने के लिए उसके पास समय निकलता है, ये निकाल लेता है। तीसरा सेंटेंस, हैव यू गॉट एनी टाइम टू प्ले दिस आफ्टरनून। अब यही देखिए हैव का प्रयोग, यहाँ पे हैव यू गॉट लिखा हुआ है, क्या तुमको प्राप्त हुआ है कोई भी समय, टू प्ले दिस आफ्टरनून, आज के दोपहर में क्या खेलने का समय आपके पास है, अर्थात वो पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए या फॉर पर्टिकुलर टाइम के लिए या स्पेशल ओकेजन के लिए खेलने के लिए पूछ रहा है कि क्या आज दोपहर के
बाद खेलने का समय तुम्हारे पास है, हैव यू गॉट लगा दिया गया है। तो गॉट लगा देने से हमें ये लगता है कि रेगुलरली नहीं पूछा जा रहा है, बल्कि वो किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए पूछा जा रहा है कि उस समय खेलने का समय है। He has enough to eat, ठीक इसी तरह से उसके पास पर्याप्त खाने के लिए है। हैज का प्रयोग हुआ है सामान्य अवस्था के लिए, लेकिन अगर कहा जाए हैज ही गॉट इनफ टू ईट नाउ, क्या इस समय उसके पास खाने के लिए है, अर्थात वर्तमान स्थिति के लिए, नॉट फॉर रेगुलर सिचुएशंस। इसलिए हमने देखा कि ये गॉट लगा देने से वो पर्टिकुलर सिचुएशन या स्थिति की अवस्था को व्यक्त करता है। इसके बाद पांचवा प्रयोग हम देखते हैं हैव का, टू इंडिकेट ऑब्लिगेशन, अनिवार्य स्थिति, प्रेशर, दबाव या किसी प्रेशर में काम करने की स्थिति को हम हैव के द्वारा व्यक्त करते हैं। जैसे आई हैव टू बी इन दी ऑफिस बिफोर 10, मुझे 10 बजे ऑफिस में पहुंचना होता है। टू बी, हैव टू बी, मुझे जाना पड़ता है या हैव टू बी होना पड़ता है। शी हैज टू वियर रफ क्लोथ्स ड्यू टू हर पॉवर्टी, अपनी गरीबी के कारण उसे खराब कपड़े पहनने पड़ते हैं। उसके पास शी कैन नॉट मैनेज गुड क्लोथ्स टू वियर, इसलिए कह रहा है शी हैज टू वियर रफ क्लोथ्स ड्यू टू हर पॉवर्टी। तीसरा है वी हैड टू गो ऑन फुट, ये पास्ट टेंस में प्रयोग किया गया, हमें ऑन फुट जाना पड़ा बिकॉज ऑफ द टायर बीइंग पंक्चर्ड और फ्लैट, टायर पंक्चर होने की वजह से हमें पैदल जाना पड़ा। तो अब लास्ट यूज ऑफ हैव का प्रयोग जो हम देखते हैं वो होता है कि जब हम काम स्वयं ना करके किसी दूसरे के माध्यम से करवाते हैं, अर्थात उसमें दो सब्जेक्ट्स होते हैं, तो काम को कराने वाला और काम को करने वाला। जैसे इसमें कहा गया दे हैव देयर हाउस पेंटेड, वे अपना मकान पेंट करवाते हैं। किससे करवाते हैं? आप आगे कह सकते थे कि पेंटेड बाय द लेबरर्स और बाय द वर्कर्स, लेकिन इतना पर्याप्त है, इतना कह देना कि वे स्वयं ना करके हैव देयर हाउस पेंटेड, ये पैसिव वॉइस में वाक्य लिखा जाता है पेंटेड। हाउ ऑफन डज ही हैव हिज हेयर कट, वो कितनी बार अपने हेयर कट करवाता है, मतलब खुद नहीं करता हेयर कट बल्कि वो करवाता है। और लास्ट में देखेंगे डज शी हैव हर क्लोथ्स वॉश्ड, क्या वो अपने कपड़े धुलवाती है। शी डज नॉट वॉश हर क्लोथ्स हरसेल्फ बट शी गेट्स इट वॉश्ड बाय सम अदर पर्सन, इसलिए हैव का प्रयोग जो है वो कॉजेटिव के रूप में किया जाता है कारण संबंधी वाक्य में, जिसमें कि कर्ता स्वयं न काम करके दूसरे कर्ता के माध्यम से करवाता है, मुख्य कर्ता दूसरे कर्ता के माध्यम से काम करवाता है। इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हम लोगों ने डू, डज, डिड, हैज, हैव और हैड के प्रयोग को डिटेल्ड स्टडी हमने किया है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को इसका प्रयोग बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ ही साथ अपने कमेंट्स, सजेशन, एडवाइस मुझे जरूर दें, जिससे कि मैं अपने इस प्रकार के काम में उत्साहपूर्वक आपको और भी विस्तार से किसी भी टॉपिक को डिटेल में बता सकूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।